हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोजी में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार लैंग्वेज को पढ़ाने में, टीच करने में जो डाइवर्स क्लासरूम है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अ डाइवर्सिटी, जहाँ पे हमारे भारत देश में बहुत, जैसे कि एक टैग लाइन आपने हमेशा सुना होगा कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट पीपल यूज। जैसे कि हम बात करें, बहुत सारी हमारे भारत देश में संस्कृतियां हैं, बहुत सारे खान पान सबके अलग अलग हैं। इवन जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो भी सबकी अलग अलग है। और उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारत सरकार ने 22 लैंग्वेज को, 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है। 22 लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसी के चलते यदि हम बात करें कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने क्या कहा है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म is constitutive of the identity of child and a typical feature of Indian linguistic landscape। ये जो बहुभाषिकता है ये हमारी एक पहचान है। क्यों? क्योंकि भारत में हम भारत के हैं और भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ पे अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शुड बी यूज्ड एज अ रिसोर्स readily available as a classroom strategy and a goal by creative language teacher। ये जो अनेक जो भाषाएं हैं, जो भाषाई भिन्नताएं हैं, इन भाषाई भिन्नताओं को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी क्लासरूम में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए कि अलग अलग लोगों को भाषा समझ में आती है। और इसके जरिए क्या होता है, क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर की एक जो टीचर होते हैं, क्योंकि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वे स्वयं सृजनात्मक हो, तब तो वो अपने बच्चों को निर्देश देंगे कि वो भी सृजनात्मक हो। तो ये एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है भाषाई विभिन्नताओं का। ये एक सामान्य सा परिचय बताया गया है कि हमारे भारत देश में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत 22 भाषा को ऑफिशियल आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने कहा है कि बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चों की पहचान है ये इसी में ही ये बसा हुआ है, बहुभाषिकता एंड अ टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। और ये क्या है, ये हमारे भारत की विशेषता है बहुभाषिकता। ऐसा किसका मत है? तो ऐसा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ऐसा कहना है, ठीक है। But today we know that bilingualism or multilingualism confers definite cognitive advantages. Every child feels secure and accepted by adhering to use of multilingualism as a resource. Effective understanding and use of language enables the child to make connection between ideas, people and things and to relate the world around। क्या बताया गया है कि सिंपल सी बात है यहाँ पे, यदि हम देखें कि द्विभाषी और बहुभाषिकता ये क्या है, एक तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने लाभ के लिए कि चलो ठीक है, हमारे लिए हमारी जो एक पर्सनल भाषा है, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो ठीक है। उसके अलावा हम और भी चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आप यदि साउथ तरफ चले जाते हैं, ठीक है, यदि आपको हिंदी केवल आती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, आप अपने आइडियाज़ को कन्वे नहीं कर पाओगे, आप अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाओगे। किस तक? जो साउथ इंडियंस लोग होते हैं। तो वहाँ पे यदि आपको इंग्लिश आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और यदि आपको उनकी भाषा कोई सी आती है
जो वो समझते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बस वही बात बताई गई है, ये द्विभाषिकता बहुभाषिकता कन्फर्स डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेजेस। और यहाँ पे जो है जब बहुभाषिकता का प्रयोग किया जाता है संसाधन के रूप में, तो बच्चे को क्या फील होता है, बच्चे को फील होता है कि नहीं हम अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, जो 2020 की है नई शिक्षा नीति, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 2020 की है, और वो भी बोलती है कि प्राइमरी तक के बच्चों को यदि हम देखें तो प्राइमरी तक के बच्चों को आप उनकी अपनी भाषा, यानी कि अपनी भाषा मतलब मातृभाषा में पढ़ने की बात की गई है। किसके द्वारा? तो नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा की गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हम तो हिंदी भाषी हैं, हम तो भारतीय हैं ना, तो इसीलिए हमें क्या चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया गया, इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया गया है। इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। हमारे लिए इंग्लिश क्या है? हमारे लिए इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। जितने भी बहुभाषी देश होते हैं उनके लिए इंग्लिश क्या होती है? तो ग्लोबल लैंग्वेज ही होती है। क्योंकि यदि पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है ना कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है। क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा गया है हमारे एग्जाम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 अ वैरायटी एंड रेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग situations prevail here owing to the twin factors of the teacher's proficiency in English and pupils' exposure to English outside school. National Curriculum Framework 2005 ने क्या कहा है कि a variety and range of English teaching situations prevail here, यानी कि हम अपने यहाँ इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को। क्यों कैसे पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे टीचर्स इतने प्रोफिशिएंट हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ा सक रहे हैं। साथ ही साथ हम इंग्लिश में इसलिए भी पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को जो है कि आउटसाइड द स्कूल, यानी कि बाहर, स्कूल के बाहर जो है एक्सपोजर मिल सके। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आप साउथ इंडिया चले गए, अब आपको हिंदी बस आता है, वहां पे यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश आता है तो आप तो कम्युनिकेट कर पाओगे, आप बात कर पाओगे ना। तो वही यहाँ पे एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, द गोल ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड लैंग्वेज क्या है? एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, बार बार आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है हमारे लिए। पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज क्या है हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। तीसरी बात क्या है, हम भारतीयों के लिए ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हम कौन है? हिंदी भाषी देश है। ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज है, तो इस चीज को याद रखिएगा। द गोल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। हम क्यों सीख रहे हैं? जिससे हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए। ठीक है, और बाद में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी। फिर उसके बाद में पहली बात तो हम इंग्लिश अभी क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम छोटे थे ABCD ये सब, कि हाँ इंग्लिश में क्या लिखा है क्या नहीं, उस समय हमें बोलना थोड़ी ना रहता था। ठीक है, तो हम केवल इसलिए पढ़ रहे थे कि हाँ ठीक है समझ में आ जाए। तो बेसिक से प्रोफिशिएंसी के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोफिशिएंसी के लिए। लेकिन बाद में जो है कि हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी कि हम इंग्लिश में क्या सोच पा रहे हैं, क्या आपकी सोच है क्या वो इंग्लिश में निकल रही है? तो बाद के केस में ये होता है, बाद में जब हम दूसरी भाषा का अर्जन करते हैं, जब हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, तो क्या होता है बाद में जाकर के कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी जो हमारी थिंकिंग है, हमारा ज्ञान है, इसमें जो है और भी ज्यादा ब्रॉड होता है और भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, फिर जो बाद में आता है तो हमारे थॉट्स भी इंग्लिश में ही निकल करके आते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात बताई गई है, बहुत अधिक नहीं है। जहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन बनेगा वहां पे मैं इसीलिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ, है ना। फिर क्या है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज पजेस सम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंग्लिश इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। लेकिन इतना कुछ तो है
लेकिन ये जो अनेकताएं हैं, विविधताएं हैं भाषाओं की, तो ये क्या ला देते हैं, चैलेंजेस तो लाते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की तरह भी आते हैं कि किस लिए, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनके लिए, कि कभी कभार बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है या फिर बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो दोनों प्रकार की चीज हो जाती है, ठीक है। मोर वर्क मोर एफर्ट्स आर नीडेड, यानी कि बहुत फिर मेहनत तो करनी पड़ती है फिर बच्चों को समझाने के लिए। ऑल टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट टू इम्पार्ट टीचिंग इन इंग्लिश इन वेज एप्रोप्रिएट टू देयर सिचुएशन एंड लेवल्स बेस्ड ऑन सम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो टीचर्स को क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए टू इम्पार्ट टीचिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, इन वेज एप्रोप्रिएट टू देयर सिचुएशन, जैसी भी परिस्थिति हो वैसे, एंड लेवल्स बेस्ड ऑन सम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, और जो लेवल्स होते हैं, जो स्तर होते हैं कि भाषा का ज्ञान आपको कितना है, उसके आधार पर एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंग्लिश पढ़ाने में भारत के लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश सफर्स फ्रॉम द जनरल malaise that afflict the educational system of India. It has been dawned upon the country's educational policy makers that if English has to be at all learned and taught well, some effective measures must be taken. बोला गया है कुछ एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति ने, जो शिक्षा नीति के जो निर्माता है, ठीक है, जो शिक्षा नीति के जो निर्माता है, हमारे देश के जो शिक्षा नीति के निर्माता है, वो बोलते हैं कि यदि आपको इंग्लिश को पढ़ाना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो बातें, आइए देखते हैं। Overcrowded classrooms generally reduce the teacher's ability to teach English effectively and pay individual attention to the learners. क्या बताया गया है, यदि क्लास एकदम खचाखच भरी हुई है, एकदम भीड़ है, ठीक है, क्लास में, उसमें क्या होता है, वो टीचर्स की जो क्षमता होती है वो कम होती है प्रभावी रूप से पढ़ाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो प्रभावी कब बनते हैं, जब हम एक एक लोगों की ओर में इंडिविजुअली अटेंशन दे पाते हैं, ठीक है। तो जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम है उसका आपको पहली बात तो ये ध्यान रखो जब इंग्लिश पढ़ा रहे हो कि क्लासरूम कैसा है आपका, ओवर क्राउडेड है कि कैसा है, नॉर्मल है वहां पे, ठीक। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। फिर ऑल द लर्नर्स डोंट कम फ्रॉम द सेम सोशियो लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। डिविजन ऑफ क्लास इन ग्रुप्स बिकम्स अ डिफिकल्ट ऑप्शन। इट इज एसेंशियल दैट द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप बी नेचुरली congenial. The teachers may find that they have to make a few changes before the groups are all happily settled. देखिए, जब क्लास एकदम खचाखच भरी रहती है तो उसमें क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि एक तो पहली बात सभी एक जैसे सोशियो लिंग्विस्टिक या फिर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है कि स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, घर में उनके माता पिता भी उनसे इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ में क्या होता है कि वो तो केवल मतलब कि इंग्लिश में केवल पढ़ लिए, घर में जाकर के अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कि क्या, जैसे कि स्कूल में कुछ पढ़ाया गया, बोला गया कि घर में जाकर के बात करना, ऐसा करना, वैसा करना, इसको प्रैक्टिस करना, लोगों से बात करना। आप घर में गए, घर में तो बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ऐसे में टीचर्स को क्या पता कि कौन कहाँ से आया है, अभी टीचर्स को थोड़ी ना पता है, खचाखच भरी है क्लास में। तो ये बताया गया कि ऐसे में ग्रुप्स में बांट देना एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है टीचर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, स्कूल एनवायरमेंट। स्कूल का एनवायरमेंट क्या है, यानी कि विद्यालय का पर्यावरण कैसा है। द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ फ्यू एंड फंक्शनल एनवायरमेंट एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव, यानी कि जो कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है उनको क्या चाहिए, नया चाहिए और फंक्शनल एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, लेकिन ये तो मुश्किल है मिल पाना, ठीक है। तो पीयर टीचिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। देखिए, पीयर टीचिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ड्रामेटिकल वे में पढ़ाई करना। ड्रामेटिकल वे में मतलब कि हम कोई पाठ पढ़ते हैं,
है ना, पाठ पढ़ते अलग अलग किरदार है, इसमें अलग अलग किरदार है, राम श्याम गीता, ठीक है, ये राम श्याम गीता मोहन सीता ये है। तो हम अपने बच्चों को क्या बोले कि अभी तुम जो भी स्टेटमेंट रहेगा ना तुम राम का प्ले करना, और जो राम क्या जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं ना, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी कुछ स्टोरी है तो तुम राम बन जाओ और उसका स्टेटमेंट तुम पढ़ो, फिर तुम सीता बन जाओ, श्याम बन जाओ, तुम गीता। हम अपने बच्चों को ये चीज ये किरदार दे दिए हैं अभी, तो ऐसे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपने बच्चों को ड्रामेटिकल वे में पढ़ा रहे हैं, रोल प्ले ग्रुप एक्टिविटीज में पढ़ा रहे हैं, पीयर टीचिंग, फिर आपस में ये बात करके अच्छा ये ऐसा है, ये आपस में बात करेंगे तो पढ़ाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है, ये आपस में बात करके समझ रहे हैं कि अच्छा ये पूरा चैप्टर इस तरीके का है, ये चैप्टर पूरा इस तरीके का है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है। द क्लास लिसन्स पैसिवली, यानी कि कोई भी चैप्टर चल रहा है बच्चे सुस्त होकर के बैठे वहां, ठीक है चल रहा है, ठीक, तो फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि सब लोगों की उसमें भागीदारी हो रही है। भागीदारी कब हो पाती है, पीयर टीचिंग, रोल प्ले, ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं, ठीक है। द लर्नर्स आर नॉट एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो पढ़ रहे हैं ना शिक्षार्थी, अब उनमें ऐसा हो गया चलो ठीक है ना पढ़ लिए जो भी बताया जाएगा, ठीक है, उनके में कुछ ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं कि वो पूछे, डाउट ही नहीं आया ना हमें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो हमारे डाउट कहां से आएंगे, ठीक है। तो स्कूल एनवायरनमेंट मैटर करता है। फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी कि चैलेंजेस क्या है इंग्लिश पढ़ाने के अंतर्गत, तो पहली बात क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम कैसा है, ओवर क्राउडेड तो नहीं है, ओवर क्राउडेड होगा तो इफेक्टिवली पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या, एनवायरमेंट, कहाँ का एनवायरमेंट, तो स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, क्या वो फंक्शनल है, क्या वो न्यू है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल एनवायरमेंट इंग्लिश टीचिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम इसमें ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ठीक है, और क्या करवा सकते हैं हम, रोल प्ले के थ्रू करवा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, साथ ही साथ पीयर टीचिंग, पीयर टीचिंग मतलब आपस में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू बच्चे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट पैसिवली बैठे हुए हैं, ठीक है चल रहा है ना, निष्क्रिय होकर के बैठे, सक्रिय नहीं है बच्चे, तो चाहिए क्या, सक्रिय, यानी कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक। तो दो चैलेंजेस हमने देख लिए। फिर क्या आता है, स्कूल कैरिकुलम, स्कूल कैरिकुलम कैसा है, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज बीन टेक्स्ट ओरिएंटेड, बुक में लिखा है पढ़ लिए हो गया, जानना नहीं है क्यों लिखा है क्या नहीं, क्यों इस स्तर पर ये वाला इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ये भी नहीं। सिंस द बिगिनिंग एज अ रिजल्ट इंग्लिश बीइंग टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज फॉर सेवरल इयर्स, इतने सालों दर साल पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका रेलेवेंस नहीं पता। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें उसका रेलेवेंस नहीं पता है कि क्यों वो पढ़ाया जा रहा है हमें, ठीक है। लेकिन हम हो गया पढ़ रहे हैं कि ठीक है बुक में लिखा है ना, पढ़ लिए पास हो जाएंगे, बस उतने से मतलब है, ज्यादा से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। लर्नर्स फेल टू लर्न द लैंग्वेज, हम भाषा को भाषा के रूप में पढ़े ही नहीं, हम उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे थे, ठीक है। दे फेल टू राइट इन एक्सेप्टेबल इंग्लिश, यानी कि हम लिख नहीं पाते इंग्लिश को तरीके से, ठीक। यूज एप्रोप्रिएट इंग्लिश एंड कन्वर्स इन इंग्लिश, हम इवन यूज नहीं कर पा रहे इंग्लिश को, हम इवन बात नहीं कर पा रहे इंग्लिश, लेकिन हम इतने सालों से पढ़े जरूर हैं, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बुक में चैप्टर है ना केवल हमने ध्यान उस पर दिया, ग्रामर है ना डू एज डायरेक्टिव के फॉर्म में हमको करना है, एग्जाम में नंबर पाना है, हो गया, बस वहीं तक सीमित है, वहीं तक हमने सीमित कर दिया, इसीलिए तो आज हमें डर लग रहा है कि इंग्लिश है, कारण ये है ना क्योंकि हमने क्या किया, भाषा को भाषा की तरह कभी समझा ही नहीं, हमने क्या सोचा कि नहीं पढ़ ठीक है बुक में दिया है ये चैप्टर, हमने कभी जानने की कोशिश की कि हम ये क्लास में आए, ये क्लास में ये इंग्लिश है, ये क्लास में ये इंग्लिश है, ये क्लास में ये, क्यों अलग अलग स्तर बताया गया, क्यों अलग अलग हमारा, क्यों कैरिकुलम कैसा, ये कभी हमने नहीं विचार किया कि हमने ना तो लिखना सीखा, ना तो हमने एक तरीके से क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है वो नहीं जाना, और हम तो बात तक नहीं करना जानते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमने पढ़ा जरूर है। तो ये तीसरी दिक्कत है, तीसरा चैलेंजेस है। फिर क्या है, फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, गलत सलत पढ़ रहे हैं हम, तो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स अमंग लर्नर्स पोज अ मेजर चैलेंज फॉर टीचर हु हैव टू टीच इंग्लिश टू देम, हम गलत सलत पढ़ते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, हम प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। नो, गलत है ये, हमें चीजों को क्या बोलना है ये नहीं आता, ठीक है। सम स्टूडेंट रीड बाय पुटिंग फिंगर्स ऑन द वर्ड्स व्हिच हिंडर्स देयर कंसंट्रेशन। हम उंगली रख रख के पढ़ रहे होते हैं, ये क्या लिखा है, सम चिल्ड्रन मूव बैकवर्ड रादर देन गोइंग फॉर, हम इस तरीके से उंगली रख रख के पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन which hinders their concentration. Some children move backwards rather than going forward. Many times they read in low murmuring sound. धीरे धीरे भुनभुना रहे, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स है ना, गलत तरीके हमारे पढ़ने के, तो वो तो गलत है। ये एक चौथा चैलेंज हो गया। फिर क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम अभ्यास नहीं करते, अभ्यास की कमी है। इट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट as English has a vast vocabulary, बहुत सारी शब्दावलियां हैं इसमें, along with numerous homophones, एक जैसे ये हमें यूज, जैसे कि एडवाइस हो गया, फिर उसके बाद में एडवाइस हो गया, ठीक है। तो एक है नाउन, एक है वर्ब, तो एक जैसे हमें सुनाई देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो बहुत सारी इसमें अलग अलग, एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो ये सभी प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉपर यूज नहीं जानेंगे कि कब कहाँ किसका यूज कर लेना, इस पीस का यूज करना है या इस पीस का यूज करना है, हमें पता ही नहीं है ये चीज, ठीक है। वाइल टीचिंग इंग्लिश इन अ क्लास, correcting spellings and pronunciation of words is a big challenge for a teacher. और जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है क्लास में, तो स्पेलिंग को करेक्ट करना, एक एक जन की स्पेलिंग को करेक्ट करना, कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, या प्रोनाउंस होता है, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएशन यदि प्रोनाउंस बोलोगे तो सही, लेकिन यहाँ पे आप यदि नाउन के फॉर्म में उसको बोलोगे तो इसको क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएशन बोलना है, ठीक है। कि किस तरीके से शब्दों का उच्चारण किया जाता है, ये भी एक चैलेंज है कि किस तरीके से एक एक शब्द का उच्चारण सिखाना एक एक पर्टिकुलर बच्चे को, तो एक बिग चैलेंज एक टीचर के लिए ये निकल करके आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सुन करके प्रैक्टिस, क्योंकि टीचर्स उनको जब क्लास में बता रही हैं तो बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो टीचर के लिए यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है कि प्रैक्टिस बच्चे नहीं करते, और जब पढ़ाया जाता है तो टीचर्स को वहां पे समस्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जो आएगा ना बस उतना पढ़ लिए हो गया बस। The English language learning syllabus is created wholly from the examination point of view. Syllabus बनाया ही इसलिए जाता है examination point of view को ध्यान में रखते हुए। As a result, the content does not focus on raising the levels of communicative competence of the students and is confined to solving the examination paper. एग्जाम में, इवन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है तो वो इंग्लिश आपको कहीं पे भी एज अ स्पोकन इंग्लिश कहीं पे भी काम नहीं आएगी। आप ये सब इंग्लिश को कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, नहीं करोगे, आप अपनी डेली लाइफ में कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, नहीं हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़ रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश अलग हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश क्या होती है कि जहां पे हम रेगुलरली उसको लोगों के साथ में बात करने में यूज करते हैं, तो कहीं पे भी जो भी सिलेबस हमारे बनाए जाते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, रादर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चे इसमें क्या सीख सके, कि बोलना सीख सके, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, केवल ध्यान दिया गया कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, और वही चीज पढ़ा दिया जाता है। फिर तो ये भी एक चैलेंज है। तो कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि आखिरकार इंग्लिश को पढ़ाते वक्त, जो डाइवर्स क्लासरूम है, तो इंग्लिश को पढ़ाते वक्त तो फिर क्या, आखिर ये तो हमने चैलेंजेस देख लिए, अब क्या इसका, ये तो समस्या है, क्या इसका कोई समाधान है? तो आइए देख लेते हैं सजेशंस क्या दिए गए हैं। अप्रिशिएटिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि सभी बच्चा अलग है, ठीक है, तो जो व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं तो व्यक्तित्व भिन्नताओं का मान रखना चाहिए, और इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएटिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर टीचिंग इंग्लिश इन अ डाइवर्स क्लासरूम। जब हम एक ऐसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग सब बच्चे अलग हैं, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, ठीक है। While generalization sensitizes us
to important difference between groups. Each individual student has unique values, perspective, experience and needs. हर एक बच्चे में यूनिक वैल्यूज, उनके जो पर्सपेक्टिव होता है अलग, एक्सपीरियंस उनके अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ वंस ओन कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेस्ट, गोल एंड वैल्यूज could prevent a teacher from learning how best one should teach the students of culturally and linguistically diverse background। एक टीचर को बहुत अच्छी तरीके से जानना है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आपको, यदि हम पर्टिकुलरली हम वैकेंसी की बात करें तो कहाँ के लिए आई है हमारी वैकेंसी? अभी फिलहाल के लिए बस्तर संभाग के लिए आई है। और कहाँ के लिए आई है? तो सरगुजा संभाग के लिए आई है। इसका मतलब कि आपको कहाँ जाकर के पढ़ाना है? आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के पढ़ाना है बच्चों को। वहां पे अभी बच्चे इवन बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि वहां पे बच्चे जो है इंग्लिश को तो छोड़ दो, हिंदी भी बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में वो लोग बहुत अच्छा उनको लगता है। अब वहां पे आपको क्या करना है? तो एक टीचर को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि क्या उनका किस तरीके से पढ़ाना बच्चों को प्रभावित करेगा, और कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स बैकग्राउंड को कि टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है, ये टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ, ये सजेशंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद द टीचर शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड अफेक्ट देयर परसेप्शंस, सेल्फ एस्टीम, वैल्यूज, क्लासरूम बिहेवियर एंड लर्निंग। और टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा जिस बैकग्राउंड से आया है, यानी कि जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, जो बोलते हैं, तो वो किस तरीके से बच्चे पर असर डाली हुई है। तो आप अब किस तरीके से बच्चों को हैंडल करोगे? आप अपने आप को सोचो ना, आप ऐसी सिचुएशन डाल के अपने आप को सोचो कि आप ग्रामीण अंचल में गए हो पढ़ाने के लिए, अब आपको आता है हिंदी, आपको केवल हम मान करके चलते हैं कि आपको हिंदी आता है और आपको इंग्लिश आता है। ठीक है, आप इंग्लिश टीचर हो, आपकी नौकरी जो है, यानी कि आप इंग्लिश टीचर आपका सिलेक्शन इंग्लिश टीचर इंग्लिश के लिए हुआ है। अब वहां पे आपको पढ़ाना है, आप किस तरीके से पढ़ाओ? चलो हम मानते हैं आप इंग्लिश टीचर नहीं भी हो, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप पढ़ा रहे हो मैथ्स, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चों को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, द टीचर मस्ट ट्राई टू मेक स्टूडेंट फील वेलकम्ड, अफर्म्ड, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। यदि टीचर्स के लिए जरूरी क्या है कि सभी बच्चों को वो क्या फील करें? नहीं, आइए आपका स्वागत है। ठीक है, अफर्म्ड, प्रेम सा, मतलब कि उनको बच्चा मोटिवेट हो। नहीं तो एक दिन आएगा, उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आए, नेक्स्ट डे से आना बंद कर रहा है बच्चा। ठीक है, आप ग्रामीण अंचल में हो, बच्चा आ नहीं रहा है, तो वेलकम्ड बच्चे को फील होना चाहिए। अफर्म्ड यानी कि हाँ, नहीं मुझे जाकर के पढ़ना है। रिस्पेक्टेड, नहीं यार मेरी इंसल्ट नहीं होती, मुझे भले ही नहीं आता लेकिन मेरी इंसल्ट नहीं की जाती। और वैल्यूड, मेरा मान रखा जाता है। ठीक है, यानी कि मेरी भी प्रेजेंस मायने रखती है, वैल्यूड है, मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है। तो एक टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए अपने बच्चों को ये फील करवाने की। ठीक है, ये सब सजेशंस हैं। फिर उसके बाद टीचर शुड आल्सो लर्न स्टूडेंट्स पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कि बच्चे कैसा बात करते हैं उनको भी टीचर्स को ये आना चाहिए। एंड वेरियस डायलेक्ट्स, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं, ये भी टीचर्स को आना चाहिए। दैट अफेक्ट द क्लासरूम लर्निंग, जो कि एक किस पर प्रभाव डालेगी? जो आप कक्षा में जो आप पढ़ा रहे उस पर प्रभाव डालेगी। एंड हाउ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग अफेक्ट्स देयर एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी, और किस तरीके से जब आपने विभिन्न बोलियां ये जब आप सीख लोगे, अब आप कैसे इंग्लिश को उनको पढ़ा सकते हो, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को जब पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा उसको, तो ये भी फिर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको क्या कर पाओगे? बच्चों को पढ़ा पाओगे। ठीक, टीचर्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर इन्फॉर्म्स अ टीचर एंड ही शी कैन कंडक्ट टीचिंग अलोंग विद अ सिंसियरली केयरिंग एटीट्यूड। बच्चों का ध्यान रखना है मतलब कि ये नहीं कि टाटा बाय बाय कल से बच्चे हो गया, नहीं, which may result in increased participation in learning process by the student। जब आप ध्यान रखोगे कि डाइवर्स कल्चर ये सब आपको जब पता है तब जाकर के बच्चा आएगा, अदरवाइज बच्चा तो आना ही बंद। फिर आप क्या रिपोर्ट दोगे कि बच्चे हम आपके जाते ही बच्चे नहीं आ रहे हैं, है ना, आप मानकर चलो आपकी पोस्टिंग हो गई, फिर किसको पढ़ाने गए हो? जब बच्चे आ रहे हैं तभी तो पढ़ाओगे ना। बच्चे आना ही बंद कर दिए, नहीं यार बड़ा कठिन है, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो हटाओ, तो बच्चे आए ना। ठीक है,
फिर उसके बाद में क्या बताया गया, द टीचर शुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू इराडिकेट व्हाट सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट बाय मोटिवेटिंग देम एंड गिविंग देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर को क्या करना है, उनको सोशियो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो भी परेशानियां हैं बच्चों की, उसको दूर करने का एक टीचर को प्रयास करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, और अभिप्रेरित करते हुए उनको कुछ जिम्मेदारियां दो कि ये वर्क आपको करके आना है, ये चीज ऐसा करना है आपको, ठीक है। इंटरैक्शन सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी मोर, यानी कि आप बच्चों से बात तो करो, आप बच्चों से बात ही नहीं करो, केवल आप अपना चैप्टर पढ़ाए और चलते बने। आप थोड़ी देर रुक करके बच्चों से बात करो, उससे बच्चे कनेक्शन फील करेंगे आपसे, ठीक है। टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश विद द लर्नर्स। आप यदि आप इंग्लिश टीचर हो, कोशिश करो कि आप बच्चों से इंग्लिश में बात करो, भले ही आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलो, बच्चों को समझ में आए, आप इस तरीके से बोलो, एकदम सिंपल सेंटेंस बोलो, बहुत हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल बोलो, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आप बच्चों से इंग्लिश में बात करो, ठीक है। वन शुड कीप टॉकिंग विद स्टूडेंट्स अबाउट डे टू डे थिंग्स, यानी कि अच्छा ये बताओ आज तुमने क्या किया, इंग्लिश में पूछो आप उनसे कि अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में आप भी बता रहे हो वो भी बता रहे हैं, तो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको वैसे बात करना है कि आज देखो आज हमने ये पढ़ा, ऐसा किया, हमने ये किया, ठीक है। द चिल्ड्रन विल लर्न टू कन्वर्स वंस द आइस ब्रेकर्स आर डन, यानी कि फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, बात करना सीख जाएगा। यानी कि एक बार यदि वो जो रोड़ा समझ रहा था कि नहीं ये तो मेरे लिए एक क्या है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, अब जब आपने उनको कंफर्टेबल फील करवाया, आप पहले उनके स्तर पर गए, फिर आप उनको अपने स्तर पर लेकर के आए हो। ये सजेशन से ध्यान रखिएगा, एज अ स्टेटमेंट ये पूछा जाता है ना। तो फिर उसके बाद में आप, तो जब बच्चा आइस ब्रेकर्स ये सब हट चुके हैं, अब बच्चा अब बात कर रहा है, when they will talk they will learn, और जब वो बोलेंगे तब फिर अब वो सीख जाएंगे, ठीक है। जब वो बोलते, क्यों, इंग्लिश ऐसा है कि हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो जरूरी क्या है, सिंपल सिंपल बोलो लेकिन बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे कुछ नहीं है, और यहीं पे आज की क्लास हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट सेशन में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम जो जैसे कि डिसकैल्कुलिया है, डिस्प्रेक्सिया है, तो ये सभी जो बीमारियां जो बच्चों को, जो वेरियस डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को, ठीक है, जो टीचिंग से रिलेटेड जो बच्चों को डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।